दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जाम वाले दिन आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप होगा ना, उस गैप में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले से प्रेडिक्ट ना किया हो। हमें नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आएगा, क्या लेवल होगा, क्या पैटर्न होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एडवांस का पैटर्न हर साल चेंज होता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत स्ट्रिक्ट है और नाम ही है इस एग्जाम का क्या, जेईई एडवांस, तो कंप्रोमाइज तो कहीं होगा ही नहीं। अपन को दिमाग में बस एक बात रखनी है कि भैया पेपर को अटेम्प्ट करते समय पूरा फोकस रहना चाहिए। हाय जेईई वॉरियर्स, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन के लिए आप अपने जीवन में पिछले 1 या 2 सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो है आपका जेईई एडवांस 2026 का एग्जाम। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जाम वाले दिन आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप होगा ना, उस गैप में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर जेईई एस्पिरेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जेईई एडवांस का जो एग्जाम है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करता, ठीक है। यहां पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि उस दिन आपका एग्जाम कैसा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कामनेस लेवल है ना, पेशेंस लेवल। दूसरा आपका माइंडसेट क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप किस अप्रोच से उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर मिलकर के डिसाइड करेंगे कि उस दिन तुम उस एग्जाम को फोड़ने वाले हो या नहीं। तो जरा फटाफट से यहां पे जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं इन्हें देखते जाइए और दिमाग में बिठा लीजिए। इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आप सभी को, ठीक है। और फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस आप इस वीडियो को 1.25x पर भी देख सकते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब नींद पूरी करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, दिमाग में ये बात बिठा लो, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ चैप्टर रह गए हों, हो सकता है कि अभी पूरा रिवीजन ना हो पाया हो। अब जो है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और अपने अंदर से अपने आप से बोलो कि अपन को जितना आता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और उतने से मैं इस एग्जाम में टॉप रैंक तक पहुंच सकता हूं। यह बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस वाली जो कॉन्फिडेंस वाली फील है ना, वो तुम्हारे अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, रीच योर सेंटर। भैया टाइम से सेंटर पहुंचना है, और मैं कहूंगा कि अगर सेंटर कहीं आसपास में ही है तो एक दिन पहले जाकर के सेंटर की लोकेशन वगैरह देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जहां रुके हुए हैं वहां से सेंटर पहुंचने में कितना समय लगता है, और जितना भी समय लगता हो उसमें एडिशनल 1 या 2 घंटे ऐड करके ही चलिएगा। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले से प्रेडिक्ट ना किया हो। भाई ट्रैफिक जाम मिल सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आप लिफ्ट में जैसे ही एंटर किए, लिफ्ट ही बंद हो गई, 5-10 मिनट आपके उसमें वेस्ट हो गए। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर साल ऐसे मैं केसेस देखता हूं कि स्टूडेंट सेंटर पर 2 मिनट 3 मिनट लेट पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली जो कम्युनिटी है ना, वो किसी और चीज का ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन ये टाइम में एकदम पक्के हैं, है ना। हो सकता है इनके पेपर लीक हो जाते हों, लेकिन भाई टाइम में 1 मिनट भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारे चच्चा विधायक हों। इस बात का ध्यान रखना बहुत स्ट्रिक्ट है, और नाम ही है इस एग्जाम का क्या, जेईई एडवांस, तो कंप्रोमाइज तो कहीं होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो एक्सपेक्टेशंस। भैया दिमाग में पहले से कोई एक फ्रेमवर्क बना के बिल्कुल मत जाना। क्या फ्रेमवर्क कि मुझे फिजिक्स में इतना स्कोर करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, मैथ्स में इतना करना है, नहीं भाई, ठीक है। बिल्कुल एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ जाइए, और वो दिमाग में बस एक चीज होनी चाहिए कि उस पेपर में आने वाला हर वो सवाल जो इजी और मॉडरेट है वो मुझे सही करना है। पहले से कोई टारगेट सेट करके जाना ही नहीं है। रीजन क्या है, हमें नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आएगा, क्या लेवल होगा, क्या पैटर्न होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एडवांस का पैटर्न हर साल चेंज होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो सारी चीजें, जब पैटर्न ही अनप्रिडिक्टेबल है तो आप पहले से प्लानिंग क्यों करके जा रहे हो, है ना। आपको दिमाग में बस ये माइंडसेट रखना है कि आपको उस पेपर को ऐसे सॉल्व करना है जैसे एक क्रिकेट मैच में जब फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन उतरता है ना, ओपनिंग वाला, कि हर बॉल पर देख करके आओ ना ताओ, कोई प्रेशर में नहीं खेलता। तो उसी बैट्समैन की तरह आपको भी बैटिंग करनी है, ठीक है। आपको वो जो सेकंड इनिंग वाला होता है ना बैट्समैन, उसकी तरह नहीं करनी कि एक प्रेशर, एक टारगेट सेट है ना, और टारगेट सेट होने के बाद फिर हम आगे अप्रोच कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। अपन को दिमाग में बस एक बात रखनी है कि भैया पेपर को अटेम्प्ट करते समय पूरा फोकस रहना चाहिए, और हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी एनर्जी जो शुरुआत में हो वो एंड तक मेंटेन रहे। एक और चीज जिसको मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स काफी इस समय इस पर डिस्कशंस भी कर रहे हैं और थोड़ा सोच भी रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, है?
टफ आएगा या इजी आएगा? भाई एक बात बताओ, मैथ्स के स्टूडेंट हो ना तुम, तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा वो तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पर होगा या रैंक के बेसिस पर होगा? रैंक के बेसिस पर। अगर पेपर टफ आएगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए टफ है या सबके लिए सब है? सबके लिए टफ है कि नहीं? तो सिंपल सी बात, मुझे एक बात समझ आती है कि पेपर टफ, कट ऑफ अपने आप ही कम हो जाएगा, पेपर इजी तो कट ऑफ अपने आप हाई हो जाएगा। तो तुम इस बात की टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करो ना। कल पेपर अगर इजी आ गया तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इस बात की गारंटी देते हो? क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए इजी है क्या? नहीं, वो हर इंसान के लिए इजी है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कट ऑफ 35% तक जाता है, कई बार जो कट ऑफ है जो वो 22%, 24% तक ही जाता है। तो पेपर का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर किसी भी लेवल का है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि उस पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें तुम अगर पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करोगे तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो बस पैनिक नहीं होना है बेटा, ठीक है? रिलैक्स मोड में पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। क्या कहना चाह रहा हूं भाई साहब, आप सभी को पता है कि मार्किंग स्कीम हर साल चेंज होती है, और एडवांस में तो भाई आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुछ में होती है, कुछ में पार्शियल मार्किंग होती है, इवन कुछ क्वेश्चंस में तो -2 तक की नेगेटिव मार्किंग होती है जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मार्किंग स्कीम हर साल चेंज होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि 2025 में जो मार्किंग स्कीम थी ना वही 2026 में होगी। कोई भी प्लानिंग नहीं है यहां पे। तो आप ऐसा माइंडसेट पहले से बना के जाओ ही मत। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ठीक है, आप वहां पे इंस्ट्रक्शंस को तहजीब से पढ़ो। पहली बार में नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ो, दोबारा समझ में नहीं आए तीसरी बार पढ़ो। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है पता होना चाहिए, किस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है किस में नहीं है पता होना चाहिए। और अगर ये नहीं पता और तुमने सीधे पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो मैं सच बता रहा हूं कि तुम्हारी जितनी एफिशिएंसी है ना तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और कम से कम तुम 20% जो है ना वो लॉस में चले जाओगे। क्योंकि जब तक हमें एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं पता होंगे तो बेटा अटैक कैसे करोगे पेपर पे? इज इट क्लियर कमांडोज? नेक्स्ट मूव ऑन। भाई देखो, हमेशा मैं क्लासेस के दौरान बोलता रहता हूं, और अभी कट्टर एडवांस की सीरीज में भी बोला था कि बेटा आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन उसका होता है जिसे ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना। रिजेक्शन जो है ना क्वेश्चंस का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पेपर में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारा टाइम किल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जानबूझ करके इसलिए रखे गए होंगे कि तुम उन क्वेश्चंस में उलझ करके अपना ये जो कीमती समय है इसे बर्बाद कर दो। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से बचना है। सर बचेंगे कैसे? वहां क्वेश्चन में लिखा थोड़ी होता है ये इजी है, मॉडरेट है, टफ है। बहुत नाइस, बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1 मिनट का पॉज लेकर के आप उनके ऑप्शंस को देखो, ठीक है? और थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड प्लान करो कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस पूछे गए हैं क्या वो आपको स्ट्राइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको 10% भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मूव ऑन, आप आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको टाइम सेव करना हो ना तो एडवांस के क्वेश्चंस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले क्वेश्चन में वो वाली लाइन फाइंड करना जहां पे लिखा हो कि इस क्वेश्चन में ये आपको फाइंड आउट करना है। उससे क्या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम, तो तुम्हें तुरंत समझ में आ गया कैपेसिटेंस के जितने भी सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले हैं वो तुरंत ही तुम्हें रिकॉल कर जाएंगे। फिर उसके बाद आप पहली लाइन को पढ़ो मस्त होकर के। उससे क्या होगा कि तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो पूरा गेम जो है उसकी लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज इतनी शानदार होती है, सजावट इतनी शानदार तरीके से की जाती है कि एक नजर में क्वेश्चन को देख करके अंदर से आवाज आती है, रहने दे लाला तेरी औकात नहीं है, ऐसी आवाज आती है ना, कई बार होता है ना। लेकिन उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 या 3 लाइन के होते हैं। तो पूरा गेम फिजिक्स में तो बेटा लैंग्वेज का ही है। जो लैंग्वेज को समझ पा रहा है आप समझ लीजिए वो सिलेक्शन के करीब पहुंचता चला जा रहा है। तो हमें वहां पर इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, एकदम से इमोशनल नहीं होना है बेटा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रांग है फिजिक्स में, ठीक है? आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है उसके ऊपर, है ना? आपने अपने मॉड्यूल, दूसरे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल, किताबें सब लगा रखी हैं बेटा,
और तुम्हारे मन में ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि थर्मो का अगर कोई सवाल आएगा तो अपन तो निपटा देंगे। पेपर में आपको थर्मो का तीसरा या चौथा सवाल दिखाई देगा, आप एकदम खुशी के मारे एक्साइटेड हो गए कि बस यही तो है वो क्वेश्चन जो अपन को करना था। दोस्तों, आपने अपने जीवन के 5 से 10 मिनट उस क्वेश्चन पर लगा दिए और आप उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपके मैच नहीं हो रहे। अब क्या होता है यहां पर? ये होता है टर्निंग पॉइंट। यहां तुम्हें समझदारी दिखानी है। यहां पर इस चीज को तुम्हें अपने ईगो पर नहीं लेना है। मैं देखता हूं कई बार स्टूडेंट जो है वो एकदम से ईगो पे ले जाते हैं, अबे ये अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और इसका क्वेश्चन नहीं हो रहा, अपन करके रहेगा। और मैंने देखा है 20-20, 25-25 मिनट एक क्वेश्चन में लगा देते हैं। भाई साहब नहीं, सख्त रहना है, पिघलना नहीं है। इमोशंस और अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको सप्रेस करके रखना है। अबे नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते हैं। और कौन से हमें सारे सवाल सही करने हैं? कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है जिसमें 90% से कम मार्क्स आ गए तो लोग कहेंगे कि अरे यार तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आप सभी को पता है कि जेईई एडवांस में अगर किसी के 10 में से 4 सवाल सही होते हैं ना तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और घर से उठा के ले जाते हैं आईआईटी कॉलेज में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब हर सवाल करने के लिए नहीं होता, कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो उन क्वेश्चंस में ऐसा होगा मिसलेनियस प्रोफाइल के होंगे। मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्स किया गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप। और ब्रेक डाउन करने के बाद जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो चीजों को लिंक करने की कोशिश जरूर करिएगा। मतलब एक बार में आप सीधे आंसर तक पहुंच जाए ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पेपर में कहीं भी मैच द कॉलम दिखाई दे, ठीक है, या क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर दिखाई दे, या कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उन चारों ऑप्शंस के डायमेंशंस अलग अलग हैं, ऐसा क्या ऑप्शंस को देख करके पता चलने लग जाता है। और स्पेशली सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटैक करिएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जेईई एडवांस में जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है लेकिन पता चला कि वो तो यूनिट एंड डायमेंशन से ही सॉल्व हो गया, प्रोपोर्शनलिटी से ही सॉल्व हो गया, क्योंकि जो डायमेंशंस हमें दिए हुए थे वो चारों ऑप्शंस के डायमेंशन अलग अलग थे। तो ऐसे रेयर केसेस हो सकते हैं, मेरे साथ हुआ है। मैं जब 2010 में पेपर दिया था तो एसएचएम का एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, उसमें से पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो मैंने डायमेंशनल एनालिसिस से ही निकाल दिया था। और ऐसे हर साल इक्का दुक्का सवाल देखने को मिल सकते हैं। मैच द कॉलम भी आसान होते हैं। मैच द कॉलम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन अगर आपने क्रैक कर लिए तो आप वहां पे हिट एंड ट्रायल या फिर हम कह सकते हैं मेथड ऑफ रिजेक्शन से सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इज इट क्लियर? ग्राफ के क्वेश्चंस में कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश मत करिए। ग्राफ के क्वेश्चंस में आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस देखिए, ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां पे एंड होना चाहिए, और उस बेसिस पे आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि कौन से ऑप्शंस यहां पे गलत हो सकते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है सभी को। और भाई देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है ना। ये सब चीजें एक तरफ और ये वाला पॉइंट एक तरफ। सुकून, शांत रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत घबराना दोस्तों, ठीक है। उस पेपर में तुम्हें तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन दिख जाएंगे और बीच में अगर एकदम से तुम्हें घबराहट होने लग जाए, नर्वसनेस फील होने लग जाए, है ना, एकदम से तुम क्वेश्चन पढ़ करके ब्लैंक होने लग जाओ, क्योंकि देखो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो क्या करना है, पेन को साइड में रखना, ऊपर वाले का नाम लेना, 2 से 3 मिनट तक लंबी लंबी सांसें लेना, आराम से छोड़ना, रिलैक्स करना। अरे सर 2 से 3 मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत सॉलिड एक्सरसाइज है। मैं जब भी एग्जामिनेशन के दौरान पैनिक हुआ करता था तो यही वो स्ट्रेटेजी थी जिसको मैं फॉलो करता था। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जेईई में क्रैक किए हैं उन्होंने भी इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया है। तो कभी भी ऐसी पैनिक सिचुएशन आए, रख दो, ये सब मोह माया है, सांस लो आराम से, ठीक है, ऊपर वाले का नाम लो, पेरेंट्स को याद करो और फिर दोबारा से रीस्टार्ट करो, ठीक है कमांडोज। तो ये है वो पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको लगभग 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। इस ब्रेक में आपने क्या किया, दैट विल डिसाइड कि तुम्हारा पेपर 2 कैसा होने वाला है, ठीक है। तो पेपर 1 के बाद
हमें क्या नहीं करना ये जरूर सुन लेना। जैसे ही बाहर निकलो ना भाई साहब, पेपर के बारे में किसी से कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मतलब सेंटर पे अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई डिस्कशन नहीं, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप घर सेंटर से बाहर निकले, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स पूछेंगे बेटा पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। चाहे अच्छा ना हुआ हो फिर भी यही बोलना है, क्या? अच्छा हुआ है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पता नहीं ना कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है ना। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अपने पेरेंट्स को आप पहले ही बता दीजिएगा, ये वीडियो और दिखा दीजिएगा उनको कि देखो भाई सर ने मना कर दिया है, पेपर 1 के बाद मुझसे मत पूछना पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बताना ही नहीं किसी को, है ना। और ज्यादा सोचना ही नहीं है पेपर 1 के बारे में। बाहर निकला है, ठीक है, आगे अब आगे क्या करना है फिर उसके बाद? भाई एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज मोबाइल फोन यूज मत करना, ठीक है, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुरंत यूज करना स्टार्ट मत कर देना। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही पेपर से बाहर निकलोगे आपको तुरंत ही यूट्यूब पर बहुत सारे रिएक्शंस वीडियो दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। उनमें से हो सकता है किसी रिएक्शन वीडियो में शायद मैं भी हूं, है ना, कोई भी टीचर हो सकता है, मानते हो, जिसमें एक स्टूडेंट से पूछा भाई साहब पेपर कैसा हुआ है, और भाई उसने बोल दिया अरे पेपर तो बहुत आसान आया था, मैं तो सारे क्वेश्चन करके आ गया। ले नैया डूब गई है। क्या बोल दिया कि पेपर तो बहुत आसान आया था, और हम सोच रहे हैं कि भाई साहब यहां अपना झाग निकल गया है, यहां क्वेश्चन स्ट्राइक भी नहीं कर रहे थे, ये कह रहा आसान आया था। एक्चुअली में ज्यादातर लोग जो इस वीडियो में ये बोल रहे होते हैं ना कि पेपर बहुत आसान आया था, हकीकत ये होती है कि उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना होता है। वो तो सिर्फ कैमरे के सामने थोड़ा हाईलाइट होने के लिए, फोकस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अरे कोई जुर्माना थोड़ी लग रहा है। तो भाई वो रिएक्शंस वीडियो पर विश्वास नहीं करना। और मैं तो कह रहा हूं देखना क्यों है भाई, पेपर हो गया बात खत्म। क्योंकि अभी तो आधी जंग हुई है ना, आधी जंग तो अभी बाकी है, सेकंड पेपर में बची हुई है ना। तो भाई कृपया करके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी टेलीग्राम, कहीं भी इस बारे में चर्चा नहीं करनी है, मोबाइल से दूर ही रहना है, ठीक है। अभी तक रहे हो या ना रहे हो, लेकिन उस दिन जरूर रहना भाई। देखो भाई, ऑफ कोर्स बीच में जो ब्रेक मिलेगा कुछ ना कुछ तो खाओगे, लेकिन जो भी आप खाओ तो उसमें इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा लाइट ही लेना, है ना। जूस ले लो, सिकंजी ले लो, है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लो। ये नहीं है कि चलो भैया पेट भरना है ना, 10 रोटियां ला के दे दो, 1 किलो चावल ला के दे दो, ठूस रहे हैं कि जैसे हमने खाया ही नहीं है। बेटा पेपर 2 के बाद कर लेना ये सब, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको नींद आएगी। और दूसरी बात क्या है कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ओवर ईटिंग की वजह से तबीयत वगैरह ऊपर नीचे हो जाए। तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, है ना। चॉकलेट्स वगैरह रखिए अपने पास, जूस वगैरह पीजिए, मस्त रहिए, ठीक है। मतलब जितना हो सके हैवी डोज लेने से अपने आप को क्या करिए, अवॉइड करिए, ठीक है। अगर आपको उस दौरान, है ना, पेपर 1 के बाद थोड़ी देर के लिए नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है, तो आप आराम से 20 से 30 मिनट का नैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नैप लेने के बाद आपको रिफ्रेश फील होगा, है ना, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि सर बताओ, है ना, 2 घंटे बाद यहाँ जंग लड़नी है और आप कह रहे हो सो जाऊं मैं। बेटा जंग की तैयारी तो जंग से पहले की जाती है? तो वो तैयारी हो चुकी है। ये तो क्या है, ये तो तैयारी होने के बाद हम अपने आप को रीबूस्ट कर रहे हैं। तो अगर नींद आए तो कहीं पे बढ़िया सा कंफर्टेबल प्लेस आपके पास हो, तो वहां पे भैया 20-30 मिनट आप आराम से अपनी आंखों को क्लोज करके लेट जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड कम बैक फॉर द सेकेंड अटैक। और याद रखना एक बात कि पेपर 1 और पेपर 2 आप ये मत सोचिएगा कि आपस में लिंक है। भैया किसी भी तरह से लिंक नहीं होते। हो सकता है पेपर 1 का पैटर्न अलग हो, 2 का अलग हो, लेवल भी अलग अलग हो सकते हैं। पेपर 1 कैसा गया ये डिसाइड नहीं करता कि पेपर 2 किस तरीके का जाएगा। मैं आपको इसका जीता जागता एग्जांपल बता सकता हूं जो मैं खुद हूं। जब मैंने जेईई का एग्जाम 2010 में लिखा था, मेरा पेपर 1 एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत खराब हुआ था, क्योंकि जो पैटर्न था वो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। लेकिन मेरा पेपर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा हुआ था। तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव जो है उसने ओवरऑल मेरे परफॉर्मेंस को बैलेंस कर दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन कोई एक पेपर नहीं कराएगा, दोनों पेपर कराएंगे। तो दोनों पेपर में आपको पूरी एनर्जी के साथ लगना है। और याद रखना पेपर 1 को पेपर 2 से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 अलग अलग एग्जाम है, बस दिमाग में ये बिठा करके रखना। पेपर 1 डिसाइड नहीं करेगा कि पेपर 2 कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कमांडोज? तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। फाइनली इस जंग को जीत के आइए, विजयी भाव मेरी तरफ से, है ना। और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, गूजबम्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो बना रहे आईआईटी रुड़की, एंड आई एम आल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
तो एक अपनापन सा फील हो रहा है। लेट्स सी कि इस बार IIT रुड़की क्या गजब दिखाता है। ठीक है, तो जंग जीत कर आइए। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।